Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of species and speciation. हम पहले स्पीशीज को डिस्कस करेंगे, फिर स्पेसिएशन को डिस्कस कर लेंगे. मैंने स्पीशीज की डेफिनेशन पहले लास्ट वीडियो में बोली थी, दोबारा बोल देता हूँ. A species is a group of similar organisms which can interbreed with each other and may produce fertile offspring. This is the definition of species. अब ये नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे. यार इसको देखते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह. द टर्म स्पीशीज इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन बायोलॉजी. एक बात याद रखिए, बायोलॉजी में ये बेसिक कंसेप्ट है. अ स्पीशीज जनरली डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरप्रेट एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. यहाँ पे से वर्ड मे लगाना चाहिए. जरूरी नहीं होता कि वो हर हाल में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस करें अंडर नेचुरल कंडीशंस के अंडर भी. मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो शादीशुदा हैं लेकिन उनके बच्चे पैदा नहीं होते, तो उन्हें हम अपनी स्पीशीज से बाहर नहीं निकाल सकते. बहुत सारे एनिमल्स के बच्चे नहीं होते, क्या हो सकता है, बाज को रिप्रोड्यूस करने का चांस नहीं मिलता, तो हम उनको स्पीशीज से बाहर नहीं निकाल सकते. एनीवेज नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. कहता है जो एक ही स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं उनके कॉमन एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जेनेटिक मेकअप भी काफी हद तक मिलता जुलता होता है. विच डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम इंडिविजुअल्स ऑफ अदर स्पीशीज. जो उनको अलग कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, डिस्टिंग्विश कर देते हैं किन से, अदर स्पीशीज के मेंबर से. Identification of a species by using physical traits and similarities can sometimes be problematic. कहता है अगर आप सिर्फ फिजिकल ट्रेट्स या उनकी फिजिकल रिजेम्बलेंस की बेस पे कह देना यार एक ही स्पीशीज के मेंबर है, कहते हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिप्टिक स्पीशीज. कहते हैं क्रिप्टिक स्पीशीज की वजह से आपको हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है यार ये क्रिप्टिक स्पीशीज क्या चीज़ है. क्रिप्टिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो अपेरेंटली सिमिलर होते हैं या दिखने में उनकी अपीयरेंस सेम होती है लेकिन वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, तो उसे हम क्रिप्टिक स्पीशीज कहते हैं. क्लियर. टू एड्रेस दिस, कहते हैं इस चीज को एड्रेस करने के लिए जर्मन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट आस्मेयर एम्फसाइज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. हाँ, उन्होंने कहा कि बेसिकली इसका फिर क्राइटेरिया हम क्या कर देते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कर देते हैं. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से मुराद पता क्या है, कहते हैं एक स्पीशीज के मेंबर किसी दूसरी स्पीशीज के मेंबर के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. ये एक क्या हो सकता है, क्राइटेरिया आ गया. क्लियर. According to this concept, species are group of interbreeding natural population जो आपस में नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं. क्लियर. नेचुरल कंडीशन में members of different species do not typically mate or produce viable and fertile offspring. अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, वन इज viable, अदर इज fertile offspring. ऑफस्प्रिंग का तो आपको पता होना कि आल औलाद जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसे हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं. वायबल लिविंग जो जिंदा होती है. फर्टाइल वो होती है जो अपनी नस्ल आगे चला सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज अ स्पेसिएशन. अब हम स्पेसिएशन को देखते हैं. जब स्पेसिएशन की बात करते हैं पहले इसको डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है. स्पेसिएशन इज द एवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय व्हिच न्यू स्पीशीज अराइज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. कहते हैं स्पेसिएशन एक ऐसा प्रोसेस है एवोल्यूशन का जिसमें नई स्पीशीज बन जाती है कॉमन एंसेस्टर से. पहले तो आपको पता होना चाहिए एंसेस्टर क्या होते हैं. एंसेस्टर अबावजाद होते हैं, उनसे नेक्स्ट जो है ना कहते हैं नई स्पीशीज ओरिजिनेट कर जाती है. इट इन्वॉल्व्स एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक चेंजेस दैट लीड टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन पॉपुलेशंस. कहता है वक्त के साथ साथ उनके अंदर क्या हो सके जेनेटिक चेंजेस आती जाती हैं और वो इतने एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं पॉपुलेशंस को स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाते हैं. देयर आर सेवरल मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन. फॉर एग्जांपल कहता है वेरियस मैकेनिज्म है. यहाँ पे 4 मैकेनिज्म दिए गए हैं, एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक. अब वो क्या है, कैसे हैं, किस तरह देखते हैं. सबसे पहला बच्चे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. इट यहाँ पे इतना एक टर्म भी बोली गई है एवोल्यूशनरी प्रोसेस. एवोल्यूशनरी प्रोसेस, एवोल्यूशनरी है टर्म एवोल्यूशन से निकला है. और जो एवोल्यूशन को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस विच कम्स और which comes in the specific living organism. एक ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ. क्लियर. और उसके नतीजे में स्पेसिएशन वगैरह हो जाती है. सिंपल सी डेफिनेशन बोलता हूँ, इट इज द स्टडी ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम. वक्त के गुजरने के साथ साथ जिंदा जानदार में जो चेंजेस आती जाते हैं उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं. और याद रखना एवोल्यूशन एक आधे दिन की बात नहीं है, साल 2 साल की बात नहीं है, ये 5-10 साल या 100-200 साल की बात नहीं होती. इस टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों लाखों साल लग जाते हैं
एवोल्यूशन में। एनीवेज, इट अकर्स व्हेन अ पॉपुलेशन इज जियोग्राफिकली सेपरेटेड इनटू आर मोर आइसोलेटेड ग्रुप्स। कहता है जब एक पॉपुलेशन है, वो जियोग्राफिकल बैरियर आ जाए उनके दरमियान, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, दो अलहदा ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए। यहाँ पे देखें जरा, ये एलोपैट्रिक है, ये एक जेन्युइन रीजनल पॉपुलेशन थी। इनिशियल स्टेप, ये पॉपुलेशन बाइफरकेट कर गई, डिवाइड कर गई, उनके दरमियान की जियोग्राफिकल सेपरेशन हो गई, दोनों एरियाज एक दूसरे से अलग हो गए। क्लियर। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मुराद ये है कि वो आपस में इतने ही चेंज हो गए, वो आपस में रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे। और क्यों? उनके दरमियान जियोग्राफिकल बैरियर आ गया, उनकी अप्रोच नहीं रही एक दूसरे के एरिया तक, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड हो गए। और फिर काफ़ी टाइम लगा, इसके नतीजे में न्यू स्पीशीज, ये स्पीशीज अलग बन गई, ये स्पीशीज क्या हो गई? अलग हो गई। These groups experience different environments and evolved independently। जारी बात है वो अलग अलग एरिया में इंडिपेंडेंटली इवॉल्व होंगे। Over time, the accumulated differences can become significant enough to prevent interbreeding। और वक्त के गुजरने के साथ उनके अंदर इतनी चेंजेस accumulate हो गई हैं, जमा हो गई हुई हैं, कि वो फिर इंटरब्रीड आपस में नहीं करते। इवन इफ द जियोग्राफिकल बैरियर्स मूव, कहता है कई सालों बाद, उसमें ये एक आधे साल की बात नहीं होती, इसमें कई हजारों सालों बाद। कहता है अगर आप जियोग्राफिकल बैरियर खत्म भी कर देना, तो कहता है फिर भी क्या उसे कहते हैं, वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। एन एग्जाम्पल इज अ स्पेसिएशन ऑब्जर्व्ड डार्विन फिंचेस। अब ये क्या हो सकते हैं? डार्विन फिंचेस ऑन गैलापागोस आइलैंड्स। अब ये क्या चीज है? एक एवोल्यूशनिस्ट था चार्ल्स डार्विन। ये क्या उसने, चार्ल्स डार्विन ने क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक आइलैंड्स को विजिट किया था। उस पे फिर इसने क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक परिंदों की ना क्या हो सकते हैं, वो देखी थी स्पीशीज, उनकी बात कर रहा है। मैं आपको फिंचेस शो कर देता हूँ। ये स्पेसिफिक बर्ड्स, फिंचेस वगैरह। क्लियर। और ये जो डार्विन है ना, एक ये एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट माना जाता है। और इसने ना एक बहरी जहाज था HMS बीगल, उस पर सफर किया था। फिर इसने अपने नोट्स बनाए थे और इसने थ्योरी वगैरह दी थी एवोल्यूशन से रिलेटेड। क्लियर। दो साइंटिस्ट थे बेसिकली, एक जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क था, जिसके आइडियाज को लमार्किज्म कहते हैं। फिर चार्ल्स डार्विन था, जिसके आइडिया को डार्विनिज्म कहते हैं। यहाँ पे इसने बिल्कुल इसका नाम ले दिया। अगर थोड़ी सी आइडिया देता तो आपको डिटेल में जाता, या मेरे से जर्नल कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अगर आपको हिस्ट्री इसकी डार्विन की सुनने में इंटरेस्ट हो, तो मैं आपको ज़रूर आपको इसकी हिस्ट्री भी सुनाऊंगा कि इसने क्या किया, कैसे किया, कितनी देर ट्रैवल किया था, और क्या कुछ इसने डिस्कवर किया था अपने क्या से कहते हैं बहरी सफ़र के दौरान। एनीवेज, वे डिफरेंट पॉपुलेशन अडाप्टेड टू डाइवर्स एनवायरनमेंट। तो डिफरेंट पॉपुलेशंस क्या करते हैं, वेरियस एनवायरनमेंट में इवॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट, पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। अब इसको हाईलाइट कर देता मैं। पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन, इट इन्वॉल्व्स अ स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन एट द एज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन। कहता है ये एक लार्ज पॉपुलेशन है, इसके एज पे एक छोटी सी पॉपुलेशन एक दूसरे से इससे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। द स्मॉल पॉपुलेशन अंडरगोज रैपिड एवोल्यूशनरी चेंजेस। कहते हैं स्मॉल पॉपुलेशन में चेंजेस आ जाती हैं, लीडिंग टू डाइवर्जेंस फ्रॉम द रीजनल पॉपुलेशन। वो रीजनल पॉपुलेशन क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, बाहर निकल जाती है। एन एग्जाम्पल कैन बी सीन इन आइलैंड स्पीशीज दैट इवॉल्व फ्रॉम अ स्मॉल फाउंडिंग पॉपुलेशन। कहते हैं जो आइलैंड की स्पीशीज होती हैं, वो जो फाउंडिंग पॉपुलेशन, उनकी मेन पॉपुलेशन उससे अलग हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। दिस occurs when populations are adjacent to each other। जब एक दूसरे के साथ साथ है, पास पास है, बट ऑक्यूपाई डिफरेंट एनवायरमेंट्स, लेकिन उनका एनवायरमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है along a gradient। जीन फ्लो बिटवीन दिस पॉपुलेशन लिमिटेड। उनके दरमियान जो जीन फ्लो होता है ना, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, वो बहुत कम होता है। मीन उनके दरमियान माइग्रेशन या इमिग्रेशन वगैरह बहुत कम होती है। जब माइग्रेशन या इमिग्रेशन नहीं होगी, मीन जब एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करेंगे या एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो उनका जीन फ्लो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। And they evolve adaptations to their specific environment over time। This can lead to reproductive isolation। फिर वो क्या करते हैं, reproductively isolated हो जाते हैं। An example is the grass species Anthoxanthum odoratum, which exhibits different adaptations to varying soil conditions। कहते हैं ये ग्रास है जो वेरियस क्या उसे कहते हैं,
एरिया में जाएगी, डिफरेंट साइल कंडीशन में जाएगी तो डिफरेंटली क्या करती है, इवॉल्व करती है, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन डिफरेंट साइल टाइप्स। जैसे साइल टाइप चेंज होगी तो ये भी क्या कर जाएगी, उस हाल से डिफरेंटली इवॉल्व हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट इज द सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। इन दिस फॉर्म न्यू स्पीशीज अराइज विद इन सेम जियोग्राफिकल एरिया। ये एक पॉपुलेशन थी, उसी के अंदर क्या से कहते हैं नई स्पीशीज या नई पॉपुलेशन का ग्रुप हो गया। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन ऑफन अकर्स थ्रू मैकेनिज्म सच एज पॉलीप्लाइडी। अब यहाँ पे ना आपने दो टर्म्स बायोवैलेंस यूज हुई होगी, वन इज द हैप्लाइड, अदर इज द डिप्लाइड। हैप्लाइड 1n जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, डिप्लाइड 2n जिसमें क्या हो सकता है टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन डिप्लाइड होता है क्योंकि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं। क्लियर। अब पोलीप्लाइडी, पोलीप्लाइडी मीन मल्टीपल एक्स, जिसमें क्या होता है वो 3x हो सकता है, 4x हो सकता है, 5x हो सकता है, 6x। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ, जो वीट जो गंदम है ना हमारी, वो हेक्साप्लाइड है, वो 6x है। मैं आपको शो करता हूँ। ये देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म क्या है, a cell that has 6 sets of chromosome। क्लियर। वो आपकी क्या हो सकते हैं, हेक्साप्लाइड होती है। ये वीट शो, एवोल्यूशन ऑफ वीट शो की गई है। क्लियर। तो ये हेक्साप्लाइड होती है। सच एज polyploidy where an organism has multiple sets of chromosome or rich differentiation where different subpopulation exploit different resources, उनके resources different होंगे। फॉर इंस्टांस सर्टेन प्लांट्स कैन अंडरगो पोलीप्लाइडी, कहता है हर प्लांट तो नहीं जा सकता, स्पेसिफिक प्लांट्स ही पोलीप्लाइडी कंडीशन में चले जाएंगे, लीडिंग टू इमीडिएट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सिंपल बात कर रहा हूँ, कहता है हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है जो 2n है, तो एक हमारे पास दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो 6x तक चला गया पोलीप्लाइडी। अब ये 2n प्लस x वाला आपस में क्या सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उनके दरमियान भी स्पेसिएशन हो जाती है। अच्छा, ये पहले था कि ये नेचुरली इवॉल्व होता था, लेकिन अब के टाइम में हम क्या हो सकते हैं, पोलीप्लाइडी खुद भी काज कर सकते हैं, हम खुद क्या हो सकते हैं, बना सकते हैं। बस हमसे मराद साइंटिस्ट जो होते हैं वो ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में ना 4 से 5 सर्च सेंटर्स हैं, निपजी है, नयाब है, यूब है और NARC है। उनके अंदर ये क्या हो सकते हैं, पोलीप्लाइडी के लिए किए जा रहे हैं, प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। वो प्लांट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनकी यील्ड ज़्यादा हो, पैदावार ज़्यादा हो। क्लियर। ये बच्चे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप रेगुलरली हमें अपना फीडबैक दिया करें, हम चीज़ों को ज़्यादा स्मूथ और बेटर वे में करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।